नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे रैंकिन साइकिल। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसको आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आप कम समय में थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वह कवर कर सकें। अब चलते हैं रैंकिन साइकिल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं। तो सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा रैंकिन साइकिल का। इस डायग्राम के प्रत्येक कंपोनेंट को समझेंगे हम लोग, इसकी वर्किंग समझेंगे, इसका पीवी डायग्राम समझेंगे और इसकी इफिशिएंसी का फॉर्मूला भी निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रैंकिन साइकिल के इंट्रोडक्शन की। तो आप ध्यान से सुनेंगे, आप जो भी मैं बोलता जाऊंगा। आप लोगों ने स्टीम पावर प्लांट को पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉयलर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, फिर वह वाटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। वह स्टीम जाकर टरबाइन के अंदर जाती है और टरबाइन के अंदर जो भी रोटर लगा रहता है वह टरबाइन के अंदर स्टीम के थ्रू घूमता है। उसके द्वारा जो जनरेटर से कनेक्ट रहता है वह जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और टरबाइन के अंदर जो स्टीम रोटर को घुमाने के बाद, मूव कराने के बाद रिजेक्ट होती है, वह कहाँ जाती है, कंडेंसर के अंदर जाती है। कंडेंसर के अंदर वह जो स्टीम है वह फिर से वाटर में कन्वर्ट होती है। वह वाटर में कन्वर्ट होकर फिर से कहाँ जाती है, कहाँ जाता है, वाटर बॉयलर के अंदर जाता है। तो यह जो कंप्लीट साइकिल है या फिर कंप्लीट प्रोसेस है, यह कार्नोट साइकिल पर बेस्ड हम लोगों ने पढ़ी थी। किस पर? कार्नोट साइकिल पर बेस्ड पढ़ी थी। यह इस साइकिल को या इस प्रोसेस को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वह कार्नोट थे और कार्नोट ने अपने ही नाम पर इस साइकिल का नाम दिया था कार्नोट साइकिल। लेकिन इसके बाद इस साइकिल में या कार्नोट साइकिल की जो प्रोसेस है उसमें कुछ कमियां लगी। तो उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रैंकिन। क्या नाम था? रैंकिन। इन्होंने देखा कि उसमें कुछ कमियां उनको दूर किया जा सकता है, तो इन्होंने कार्नोट साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन किए और मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने उस प्रोसेस का या साइकिल का नाम रखा रैंकिन साइकिल। तो जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किए उनको ध्यान से सुने। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया जो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्टीम आती है वह उन्होंने क्या किया, ये स्टीम को पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट किया। कि जो स्टीम आ रही है वह उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर वाटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम वाटर को किसी एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम सैचुरेशन वाटर तक गर्म करेंगे, मतलब सैचुरेशन वाटर की कंडीशन में लाएंगे कि उस वाटर को हम इतना गर्म करेंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद उस वाटर को हम बॉयलर के अंदर एक पंप के थ्रू भेजेंगे, जिससे उस प्लांट की क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और जो हमारा स्टीम जनरेट करने का रेट है वह भी इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा स्टीम से फिर से वाटर में कन्वर्ट करने का रेट है वह भी स्टीम क्या होगी, रिजेक्ट कम होगी और हमारी पूरी स्टीम पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और इस पूरे साइकिल के अंदर एक पंप का उपयोग किया। और इसका जो कार्नोट साइकिल, इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद उन्होंने अपने नाम पर साइकिल का नाम रखा रैंकिन साइकिल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रैंकिन साइकिल क्या होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो रैंकिन साइकिल का डायग्राम बना हुआ है इसके हर एक पार्ट्स को हम वन बाई वन समझा रहे हैं, ध्यान से समझते जाए। यहाँ पर लगा हुआ है एक बॉयलर। क्या लगा हुआ है? बॉयलर। आपको दिख रहा होगा। बॉयलर का फंक्शन क्या होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। क्या होता है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। अब बॉयलर के अंदर जो हमारी वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट कैसे होता है, यहाँ पर वाटर के अंदर हीट सप्लाई की जाती है। इसके अंदर वाटर को, बॉयलर के अंदर वाटर के लिए हीट सप्लाई की जाती है और उससे क्या होता है, जो वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर जो हीट उपयोग होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वह हीट होती है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन फेस में परिवर्तन होता है। जैसे कि वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है बॉयलर के अंदर, मतलब फेस परिवर्तन हो रहा है।
वाटर लिक्विड था उससे वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर जो हीट उपयोग हुई उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फेस में ओनली परिवर्तन होता है, वहां पर जो हीट उपयोग होती है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। अब बॉयलर के बाद जो यहाँ पर स्टीम कन्वर्ट होती है वह स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन के अंदर जाती है। तो टरबाइन यहाँ पर मेन पार्ट होता है, टरबाइन के अंदर ही जो ब्लेड लगे रहते हैं उस पर स्टीम गिरती है और जो रोटर है वह पूरा घूमने लगता है। रोटर के साथ एक शाफ्ट लगी रहती है, उसके साथ जनरेटर कनेक्ट रहता है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जो यहाँ पर जो टरबाइन के ब्लेड है उस पर जो स्टीम गिर रही है वह स्टीम रिजेक्ट होके कहाँ जाती है, उसका उपयोग फिर से किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, वह स्टीम कंडेंस होती है। कंडेंस का मतलब होता है वह स्टीम है, स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट होती है, मतलब जो वेपर है वह फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी। उसके लिए कंडेंसर के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई मीडियम यूज किया जाता है, वाटर या फिर एयर। तो क्या होती है, वह जो हमारी स्टीम इसके अंदर आती है वह वाटर या फिर एयर के कांटेक्ट में आती है, तो फिर से वह स्टीम इसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर पूरी तरह कंडेंसेशन किया जाता है और जो पूरी तरह जो हमारी स्टीम वह वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक पंप के थ्रू इसको खींच लिया जाता है वाटर को और एक हॉट वेल के अंदर भेजा जाता है। हॉट वेल का यहाँ पर उपयोग किया गया सिर्फ वाटर को स्टोर करने के लिए और उस वाटर को गर्म करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हॉट वेल से हम क्या करते हैं, उस वाटर को डायरेक्ट नहीं भेजते, उसको हम क्या करते हैं, कुछ उसको गर्म करते हैं। गर्म कितना करते हैं, उस वाटर को हम सैचुरेटेड वाटर बना देते हैं। सैचुरेटेड वाटर उस वाटर को बोलते हैं कि उस वाटर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम इतना गर्म करके भेजते हैं बॉयलर के अंदर कि बॉयलर के अंदर जो हम हीट सप्लाई करें वह कम से कम हीट पे जल्द से जल्द वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम इसको सैचुरेटेड वाटर को आगे भेजते हैं। सैचुरेटेड वाटर आप समझ गए होंगे, वाटर इतना गर्म हो जाए कि वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगे। इसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वाटर। तो हॉट वेल का उपयोग वाटर को स्टोर करने के। अब इस वाटर को जो मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें एक पंप का उपयोग किया गया। तो क्या करता है, इस वाटर को ये पंप खींच के सीधा कहां, बॉयलर के अंदर भेजता है, जिससे वाटर की सप्लाई तेजी से होने लगती है और यहाँ पर जो भी बॉयलर के अंदर वाटर से स्टीम कन्वर्ट हो रही है वह उसका भी रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह बॉयलर की पूरी एफिशिएंसी, जो पूरा सिस्टम, जो प्रोसेस है स्टीम पावर प्लांट की साइकिल है, उसकी क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, इस साइकिल का उपयोग यहाँ किया जाता है, स्टीम पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। तो ये थे हमारे पार्ट्सों के इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी क्या करेंगे, वर्किंग समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। ध्यान से सुने, प्रोसेस हमेशा याद रखें, जो यहाँ पर मैंने नंबरिंग दी उसके हिसाब से आप कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ देखा 1 से 2 के बीच में प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर हो रही है। बॉयलर के अंदर याद रखें, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है क्या हो रही है, बॉयलर के अंदर जो हमारा सैचुरेटेड वाटर हुआ है किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1 से 2 के अंदर जब हमारा सैचुरेटेड वाटर जाता है बॉयलर के अंदर, तो यहाँ पर लेटेंट हीट के थ्रू क्या होता है, वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वह स्टीम 2 से 3 प्रोसेस होती है। कहां जाएगा, स्टीम कहां जाएगी, टरबाइन के अंदर जाएगी। टरबाइन के अंदर स्टीम का उपयोग होगा, या स्टीम क्या करती है, जो ब्लेड लगे रहते हैं उस पर स्ट्राइक करती है, मतलब गिरती है, उसके थ्रू ब्लेड क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। ब्लेड के साथ उसका रोटर कनेक्ट रहता है, तो उसका रोटर भी घूमने लगता है। रोटर घूमेगा तो उसके साथ शाफ्ट कनेक्ट रहती है, शाफ्ट घूमने लगती है, उसके साथ जनरेटर लगा रहता है। उससे हमारी स्टीम पावर प्लांट से जो पर्पज रहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। उसके बाद जैसे ही टरबाइन के ब्लेड पे स्टीम गिरती है वह आगे रिजेक्ट हो जाती है, मतलब बाहर निकलती है। उसके साथ तो उसका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया है, जिससे वह स्टीम बर्बाद ना हो, उसका उपयोग फिर से हो जाए। तो इसके अंदर कहा, कंडेंसर के अंदर वह स्टीम आएगी, तो इसके अंदर क्या होगी, वह कंडेंस होगी, मतलब फिर से स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर पूरी तरह स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में जब पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको एक पंप के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब नीचे खींच लेते हैं। उसको खींचने के बाद कहाँ भेज देते हैं, हम हॉट वेल के अंदर भेजते हैं। हॉट वेल के अंदर फिर से उस वाटर को सैचुरेटेड वाटर बनाया जाता है, मतलब उसको गर्म किया जाता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसको गर्म होने के बाद
वह फिर से हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू उस वाटर को खींचते हैं, उस सैचुरेटेड वाटर को फिर से हम कहाँ, बॉयलर के अंदर भेजते हैं। इस तरह एक कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है थ्योरी एग्जाम में, वह होता है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम समझना जरूरी है, उसको बनाना भी थ्योरी एग्जाम में जरूरी है। तो अब मैं समझा रहा हूं पीवी डायग्राम। तो यहां पर हमने पीवी डायग्राम एक बना हुआ लिया हुआ है जिससे समय कम बर्बाद हो। तो इसको ध्यान से समझें, जैसा जैसा मैं समझाता रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ प्रेशर, यहां पर लिखा है वॉल्यूम। पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ पर जो प्रेशर लाइन है ये वर्टिकल लाइन दिखाया गया, ये ऊपर को ऐसा एरो लगाएंगे, ऊपर को बढ़ते हुए, और वॉल्यूम को इधर बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया। जिस तरह यहाँ पर लिखा 1 से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और 3 से 4 प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, और 4 से 1 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इनको 1 बाय 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाएं। इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता थ्योरी एग्जाम में। कैसे लिखेंगे, प्रोसेस 1 से 2 और उसमें हेडिंग डालेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होती है। यहां पर अगर हम इसकी लाइन देखें तो यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा होगा कि प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्यों हो रही है, इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहां पर लिखा 1 और ये लिखा 2, दोनों के बीच में किसके अंदर प्रोसेस हो रही है, बॉयलर के अंदर। तो 1 से 2 के प्रोसेस हुआ है, बॉयलर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको समझाया गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी सैचुरेटेड वाटर आता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। मतलब यहां पर हम हीट सप्लाई करेंगे तो वह जो वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वह जो वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब यहां पर फेस परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, फेस परिवर्तन, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहां पर जो हीट उपयोग होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट का उपयोग होता है। तो लेटेंट हीट वह हीट होती है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ फेस परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो फेस परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए क्या बोला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब यहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो स्टीम का जो वॉल्यूम है वह अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऊपर जगह होती है उसको घेरेगी स्टीम, मतलब उसकी हल्की होती है। तो इसलिए यहाँ पर 1 से 2 में आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाया गया, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे इधर को बढ़ रहा है। तो 1 से 2 के बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हम 1 पे क्या मान लेंगे, प्रेशर P1 मान लिया और T1 टेम्परेचर मान लिया, और 2 पे क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 के प्रोसेस के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा, और प्रेशर P1 इक्वल टू होगा वह P2 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 से 3 की बात करेंगे, किससे, 2 से 3। 2 से 3 के अंदर यहाँ पर देख रहा है ये टरबाइन के अंदर प्रोसेस हो रही है। टरबाइन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वह क्या होगा, जब स्टीम टरबाइन के ऊपर गिरेगी तो उसका गिरने के बाद प्रेशर ड्रॉप होगा, किसका, हमारी स्टीम का। तो इस तरह यहाँ पर यह क्या दिखाया गया, ये जो बाहर की ओर गिरेगा वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर भी यहाँ से P2 से क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। मतलब प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि टरबाइन के बाद जो वर्क करेगी स्टीम, उसके बाद उसका क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों डाउन हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़े हुए आते हैं, लेकिन टरबाइन के अंदर वर्क करने के बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर कंप्लीट प्रोसेस होने तक डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर अधिक था और धीमे धीमे जो प्रोसेस हुई टरबाइन के अंदर, उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यहाँ आके 0.3 पे आके ड्रॉप हो गए, मतलब कम हो गए। और जो अभी हमारी ड्राइनेस फ्रिक्शन है वह इसके अंदर क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये वर्क करता है, फ्रिक्शन होता है, और क्या होता है, उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 3 से 4 के बीच में प्रोसेस, कौन सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल लिखा मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, ध्यान से समझें। अब 3 से 4 के बीच में समझा रहा हूं, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है,
3 से 4 के बीच में जो हमारी टरबाइन ने स्टीम रिजेक्ट की हुआ है किसके अंदर आई, कंडेंसर के अंदर है। कंडेंसर के अंदर स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में हो रही है। मतलब हमारा फेस परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीम से वाटर में, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेस परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको क्या बोला, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारी क्या हुआ है, जो स्टीम हुआ है वाटर में कन्वर्ट हुई 3 से 4 के बीच में। तो यहाँ पर जो P2 और P3 है वह भी यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, P4 और T4, यह भी एक दूसरे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम लिखें तो P3 इक्वल टू क्या होगा, P4 होगा, और T3 इक्वल टू क्या होगा, T4 होगा। अब इस दौरान हमें दो चीजें याद रखना, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, यहाँ पर हीट को क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम हीट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहा है, ध्यान रखें, हीट को सप्लाई कर रहा है, जब ही तो हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर व स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो रिजेक्ट हो रही है स्टीम, जो हीट, वह कहाँ होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है, स्टीम यहाँ पर, सॉरी हीट क्या हो रही है यहाँ पर, क्यू आर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू एस लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। ये अब रिजेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हमारी स्टीम यहाँ पर कंडेंसर के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर वाटर या एयर का मीडियम हम यूज करते हैं, तो उस दौरान उसका एक दूसरे में कॉन्टेक्ट होता है, तो वाटर या एयर को जो हमारी स्टीम हुआ है अपनी हीट को रिजेक्ट कर देती है, स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह यहाँ पर आइसोथर्मल जो कंप्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। और जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसके अंदर हीट का कोई मतलब न रिजेक्ट होती है न ही सप्लाई होती है। इस तरह यहाँ पर जो देखेंगे ऐसे जो 4 से 1 प्रोसेस है, फिर से 4 से 1 प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीट जो वाटर को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं। 4 से 1 के बीच में क्या होता है, जो हमारी हीट यूज होती है वह सेंसिबल हीट यूज होती है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम सैचुरेशन, जो सैचुरेटेड वाटर बनाते हैं, तो उसके लिए सेंसिबल हीट का उपयोग करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका। 4 से 1 के बीच में हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वह हमारा सैचुरेटेड वाटर बन रहा है, और उसके बाद फिर से हम वही साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती है। अब इस डायग्राम के थ्रू जो इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसको ध्यान से समझें। तो ये है इसका टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम भी कई बार पूछा जाता है। टी मीन्स होता है टेम्परेचर और एस मीन्स होता है एंट्रोपी। जैसे कि 1 से 2 के अंदर जो प्रोसेस दिखाई गई, ये बॉयलर के अंदर प्रोसेस होती है। 1 से 2 के अंदर बॉयलर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो टेम्परेचर है वह क्या है, कांस्टेंट है। 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी इधर को बढ़ती हुई दिख रही, लेकिन एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। जबकि 2 से 3 के बीच में हम देखेंगे जो टरबाइन के अंदर प्रोसेस होती है, वहां पर हम देख रहे हैं एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। इस तरह 3 से 4 के बीच में हम देखेंगे एंट्रोपी कम हो रही है, क्या हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह हम देख रहे हैं 4 से 1 के बीच में टेम्परेचर हमारा धीमे धीमे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एंट्रोपी है उसमें मतलब बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह ये क्या होता है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है। अब जो इफिशियंसी का नॉर्मल सभी लोगों ने, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रैंकिन साइकिल का ये सिंबल होता है जो इफिशियंसी को दर्शाने का। ऊपर जो फॉर्मूला होता है वह होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, हीट सप्लाई। क्या होता है, हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब यहां पर वर्क डन कहां होता है, ये जो यहां पर और क्या हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है, और यहां पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो इसको वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट। क्या लिखेंगे, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई। तो अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वह इसका बनता है, जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वह होता है H2 माइनस H3 अपॉन होता है H2 माइनस HF3। H क्या होती है, एंथैल्पी होती है। मतलब जो 0.2 है
और 0.1 पे इस पे एंथैल्पी मतलब बराबर होगी, तो 2 पे जो एंथैल्पी हमने मान लिया क्या है, H2 है, और जबकि यहाँ पर 3 पे क्या है, AH3 है। तो जबकि यहाँ पर क्या है, वो जो हमारी 1 से 2 के बीच में जो 1 पे होगी, ठीक है, और 4 पे होगी। अब यहाँ पर जो परिवर्तन होगा उसको ध्यान से समझें। जिस डेरिवेशन से पूरी कंप्लीट हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है H2 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस HF3। H2 की जो वैल्यू हम स्टीम टेबल से देखेंगे, जो भी हमारा प्रेशर P2 दिया रहेगा, P1 या P2 दिया रहेगा प्रेशर, उस पर हम क्या देखेंगे, H2 की वैल्यू देखेंगे। लेकिन H3 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया रहता है, तो H3 जो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AH3। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, HF3 चाहिए प्लस AX3 ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए और HFG3 चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेंसिबल हीट है और लेटेंट हीट है, उस पर हम देखेंगे वहां पर जो प्रेशर और P1 P2 जो भी दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम स्टीम टेबल में हम क्या करेंगे, HF3 और HFG3 की दोनों की वैल्यू देख लेंगे। अभी मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो H3 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू सबकी निकाल के H3 निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। जो हमारी HF2 होगा, क्या होगा, H2 की जगह क्या देखेंगे हम, प्रेशर पे HF2 की वैल्यू देखेंगे और उसको इन दोनों में यहाँ पर क्या वैल्यू रख देंगे, HF3 भी हम स्टीम टेबल से निकाल लेंगे। सारी वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमें सिर्फ अभी इतना सब कुछ याद करने की जगह हमें क्या रखना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जब एक्सप्लेन करेंगे तो लिखना है, क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। और उसको हमें डायरेक्ट लिख देना H2 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस HF3। इसका पूरा कंप्लीट कैसे इसका उपयोग करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। उम्मीद है इतना आप एक्सप्लेन कर पाएंगे यदि रैंकिन साइकिल एक्सप्लेन करने को आती है विथ पीवी और टीएस डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स।